Hello dear students, I welcome you all on AC Plus digital platform of advanced engineering classes। और अभी हमने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर यूनिट नंबर 2 जो कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स है उसे स्टार्ट किया है। और एस्टिमेट बनाने के लिए हमें किन तीन चीजों की आवश्यकता होती है इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। अगर हम एस्टिमेट बनाना चाहते हैं तो मेनली मुख्य रूप से तीन चीज की आवश्यकता होती है। पहली होती है ड्राइंग, दूसरा होता है स्पेसिफिकेशन, तीसरा होता है रेट। रेट एसओआर यानी शेड्यूल ऑफ रेट या शेड्यूल ऑफ रेट भी कहा जाता है, उसके द्वारा मेंशन होता है। सीपीडब्ल्यूडी उसे पब्लिश करता है फॉर इंडिया लेवल और हर 3 साल में एसओआर को रिवाइज किया जाता है। दूसरा जो ड्राइंग्स है उसमें स्केल जितना ज्यादा अच्छी होगी उतनी क्लैरिटी ज्यादा होगी और एरर्स कम होंगे, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो डिटेल्ड एस्टिमेट की जो ड्राइंग्स होती है उसमें स्केल हम थोड़ी सी ज्यादा लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। और जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है वहां पे जो स्केल है वो थोड़ी सी छोटी ली जाएगी, जैसे 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। स्पेसिफिकेशन एक जनरल गाइडलाइन होती है जो कॉन्फ्लिक्ट्स कभी होते हैं तो उसमें एज अ प्रूफ की तरह काम करता है और उसमें आपका सारे वर्क के बारे में डिटेलिंग मेंशन्ड होती है। जनरल गाइडलाइन होती है किसी भी वर्क को कैसे एग्जीक्यूट करना है। जब सभी वर्क्स के बारे में कुछ मेंशन किया जाएगा तो वो जनरल स्पेसिफिकेशन होता है, और अगर कुछ वर्क के बारे में सब कुछ बताया जाएगा तो वो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होता है। स्पेसिफिकेशन जब टेंडर फिलअप किए जाते हैं तो जो एनआईटी होता है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, उसके अंदर मेंशन्ड होता है। उसके हम आगे उसमें डिस्कशन करेंगे एनआईटी के अंदर क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, जिसमें अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो हम टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पढ़ने जा रहे हैं इस सेकंड सेशन ऑन यूनिट नंबर 2, दैट इज टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर। उसका ये दूसरा सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। टारगेट सीरीज के अंदर मैं आपको बता दूं कि सर्वेइंग एंड सोम कंप्लीट हो चुका है और अभी जो ऑनगोइंग सेशन है उसमें 12 बजे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, देन 4 बजे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 5:30 पर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड 6:30 PM पर रेलवे इंजीनियरिंग चल रहा है। आपको जो भी सेशन में डाउट आता है उसे कमेंट सेक्शन में आप आपका प्लीज डाउट वहां पे पोस्ट करें, ताकि जब हम सैटरडे के दिन लाइव जुड़ेंगे तो हम क्यूएससी पर चर्चा के अंदर आपके डाउट्स को डिस्कस करेंगे और काफी सारे क्वेश्चन जितना भी हमने कवर किया उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए सबसे पहले जो एस्टीमेट है वो कितने प्रकार का है उसको समझ लेते हैं। जो एस्टीमेट है वो होता है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, एक होता है प्लिंथ एरिया, एक होता है क्यूबिकल कंटेंट, एक होता है टोटल क्वांटिटी एस्टीमेट, फिर होता है डिटेल्ड एस्टीमेट, फिर एक होता है रिवाइज्ड, एक होता है सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड, एक होता है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, और एक होता है एनुअल रिपेयर एंड एनुअल मेंटेनेंस एस्टीमेट। क्लियर? तो अभी मैं सारे एस्टीमेट आपको ऐसे बता दूं। देखिए जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो सभी प्रोजेक्ट में जो सबसे पहले किया जाता है वो है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, ये पहला होता है, इसलिए इसको स्टेज 1 एस्टीमेट भी कहा जाता है, प्रथम चरण का प्राकलन। अच्छा, अब जो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट है, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट है, वो बिल्डिंग्स में 3 प्रकार से किया जाता है। उसका एक तरीका है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, दूसरा है क्यूबिकल कंटेंट, तीसरा है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी एस्टीमेट। यानी ये 3 एस्टीमेट भी बोल सकते हैं और ये 3 प्रिलिमिनरी एस्टीमेट की ही 3 वैरायटी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे शुरुआत में टेंडरिंग प्रोसेस के पहले और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के भी पहले सबसे पहला जो है, आप जब सर्वे वगैरह करते हैं उसके बाद सबसे पहले एस्टीमेट बनेगा प्रिलिमिनरी, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद अब डिटेल्ड एस्टीमेट बनाया जाएगा। तो डिटेल्ड एस्टीमेट दूसरे स्टेप में बनाते हैं, इसलिए इसको स्टेज 2 बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ये कभी बनाएंगे ये कभी नहीं बनाएंगे, दोनों ही एस्टीमेट सभी टाइप के प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं। बस जो रिपेयर मेंटेनेंस एस्टीमेट होते हैं, कौन से एस्टीमेट, जो रिपेयर मेंटेनेंस एस्टीमेट होते हैं उनमें प्रिलिमिनरी नहीं बनता, उनमें सीधे डिटेल एस्टीमेट बनता है। या जो भी लमसम प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका कोई क्लीनिंग टाइप प्रोजेक्ट है, सरफेस ड्रेसिंग टाइप प्रोजेक्ट है, डिसमेंटलिंग प्रोजेक्ट है, जहां पे ओल्ड बिल्डिंग को डिसमेंटल करना है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, या कोई जमीन की साफ सफाई करना है, जंगल क्लियरेंस है, डेमोलिशन एक्टिविटी है, या कोई लमसम, जितने भी ये सब जो मैंने एग्जांपल दिए सब लमसम प्रोजेक्ट्स में आते हैं। तो जो लमसम प्रोजेक्ट्स है उसके लिए सिर्फ डिटेल्ड बनता है, उसमें प्रिलिमिनरी नहीं बनता, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी आपको ये मान के चलना है, जो मैं आपको मेन बात बोल रहा हूं, कि सभी एस्टीमेट में अगर हम मेन इन जनरल बात करें तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी होगा, उसी की ये 3 वैरायटी है।
और फिर दूसरे नंबर पे डिटेल्ड होगा। ये कब होगा? किसी भी प्रोजेक्ट के चालू होने से पहले। ये करेंगे तो हमें टेक्निकल अप्रूवल मिलेगा, फिर ये करेंगे तो हमें ये करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलेगा, और ये वाला प्रिपेयर करेंगे उसके बाद हमें टेक्निकल अप्रूवल मिलेगा। टेक्निकल अप्रूवल मिलने के बाद टेंडरिंग प्रोसेस होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट अरेंज किया जाएगा, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। अब जब प्रोजेक्ट को वो स्टार्ट कर देगा तो उसमें हो सकता है जो हमने वर्क या आइटम कंसिडर किए थे ड्यूरिंग डिटेल्ड एस्टीमेट उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मार्केट में जो हमने उसमें मटेरियल लिया था वो अवेलेबल नहीं हो, शॉर्टेजेस हो, एनी ड्यू टू एनी कंडीशन कि मटेरियल में चेंजेस आ रहे हैं, कोई वर्क हमने गिना था वो करना ही नहीं है, या कोई एडिशनल वर्क आ रहा है। तो ऐसे वेरिएशन के दौरान ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन 3 प्रकार के एस्टीमेट बनाए जाते हैं। एक है रिवाइज्ड एस्टीमेट, एक है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, और एक है सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद जो पब्लिक प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे ब्रिज प्रोजेक्ट हो गया, फ्लाईओवर प्रोजेक्ट हो गया, या कोई वाटर टैंक प्रोजेक्ट हो गया, या बंकर या साइलो का प्रोजेक्ट है, या सपोज मान लीजिए कोई पब्लिक बिल्डिंग है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर फिर एनुअल रिपेयर एंड स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट भी बनाया जाता है। पर यह कब बनेगा? आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद इसको बनाया जाएगा। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये 3 बनते हैं, और इनिशियली तो ये 2 बनते ही बनते हैं। मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास जो टोटल एस्टीमेट है वो कितने प्रकार का है? टोटल एस्टीमेट में सबसे पहला हमारे पास कौन सा है? प्रिलिमिनरी एस्टीमेट है। दूसरा कौन सा है? प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। तीसरा कौन सा है? क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट। एक और हमारे पास कौन सा है? एप्रोक्सीमेट, एप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, एप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टीमेट। क्लियर? इसके बाद एक और हमारा कौन सा आ गया? डिटेल्ड एस्टीमेट। इसमें यह ध्यान रखना कि आपका सभी प्रोजेक्ट में, इन जनरल प्रोजेक्ट में, बड़े प्रोजेक्ट्स में ये 2 तो किए जाते हैं। जो हमारे पास ये प्लिंथ एरिया, क्यूबिकल कंटेंट और एप्रोक्सीमेट है, ये प्रिलिमिनरी की ही 3 सब वैरायटीज हैं बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए। बट ठीक है, अब इनको अलग गिनते हैं तो गिनते हैं, मेनली ये 2 हैं। और इसके बाद अब जब एग्जीक्यूशन होता है और कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो अब जो किया जाएगा वो होता है एक रिवाइज्ड एस्टीमेट, एक और आएगा हमारे पास सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे पास यहां पर आएगा सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। और फिर हमारे पास ये 3 के बाद 2 प्रोजेक्ट्स, 2 टाइप के और आ जाएंगे। एक आ जाता है एनुअल रिपेयर एंड एनुअल मेंटेनेंस एस्टीमेट, और एक आ जाता है हमारे पास स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट। स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट मतलब हमारे पास टोटल कितने प्रकार के एस्टीमेट हो गए? 10 प्रकार के हो गए। इसमें अगर हम यहां पर समझें तो जैसे मैंने आपको बता दिया, ये तो स्टार्टिंग में ये कुछ चेंजेस आते हैं तो बनाए जाएंगे, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद बनाए जाएंगे। तो हमें टोटल यहां पर ये 10 प्रकार के एस्टीमेट पढ़ने हैं। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करेंगे प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। देखिए, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट का 2 नाम और है। पहला नाम तो प्रिलिमिनरी हो गया। प्रिलिमिनरी का हिंदी में वर्णन है, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रारंभिक। तो ये प्रिलिमिनरी एस्टीमेट जो है प्रारंभिक प्राकलन है। ठीक है, इसके 2 नाम हो रहे हैं, एक है रफ कॉस्ट एस्टीमेट और एक है अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। तो इट इज ऑल्सो नोन एज अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट एंड ऑल्सो नोन एज रफ कॉस्ट एस्टीमेट। क्यों किया जाता है इसको हम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्राप्त करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रशासनिक मंजूरी मिलती है, जिसका यह मतलब होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलने का मतलब यह होता है कि प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जा सकता है, अभी डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार किया जाए इसके बाद। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिला तो प्रोजेक्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा, बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला
तो फिर इसका ये मतलब होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना ये इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है अब डिटेल्ड एस्टीमेट बनाएं, और डिटेल्ड एस्टीमेट भी अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड और अदर फैक्टर्स के साथ में मैच होता है देन फिर टेक्निकल अप्रूवल मिलेगा, और टेक्निकल अप्रूवल का मतलब है कि प्रोजेक्ट को फाइनली स्टार्ट किया जा सकता है। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिलेगा। अगली चीज ये जो है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, क्योंकि किसी भी जनरल प्रोजेक्ट में सबसे पहले किया जाने वाला एस्टीमेट है, इसलिए इसको प्रथम चरण का प्राकलन यानी स्टेज 1 एस्टीमेट भी कहा जाता है। यहां पर कंटीजेंसी क्या होती है? कंटीजेंसी हमने डिस्कस किया था, अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर है जो हमें नहीं पता, जो भगवान को पता है। जो भगवान को पता है ऐसी चीजें जो हो सकती है, खुदा न खास्ता आगे उन पे एक्सपेंसेस आ सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, उनको हम कंटीजेंसी के तहत काउंट करते हैं। और कंटीजेंसी कितना लेंगे? चूंकि यहां पे हम अप्रोक्सीमेट लेवल पे चल रहे हैं, एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी, इसलिए हम यहां पर 5 to 10% कंसिडर करेंगे। 5 to 10% किसका? ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो यहां पर कंटीजेंसी जो है वो 5 to 10% होगी। अगली हम बात करते हैं कि ये किस बेसिस पर बनाया जाता है। इसको एक्सपीरियंस बेस पर तैयार करते हैं और कंपेरेटिव बेसिस पर। जो एस्टिमेटर है वो जितना एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होगा, जो एस्टिमेट तैयार करेगा, उतना प्रिलिमिनरी एस्टिमेट सटीक तैयार होगा, उसकी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। कंपेरेटिव बेसिस का मतलब क्या है? तुलनात्मक तरीके से इसको बनाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इसको स्टेज 1 एस्टिमेट बोलते हैं। अब कंपेरेटिव का मतलब क्या? उसका एग्जांपल मैंने दिया। जैसे मान लो हम एक रोड प्रोजेक्ट की बात करते हैं और 4 लेन का एक प्रोजेक्ट आया है। अब क्या करेंगे? अगर उसी सेम लोकेलिटी में, उसी शहर में, उसके आसपास सेम अगर 4 लेन रोड उसी लगभग काफी सिमिलैरिटी कंडीशन में अगर बनाया गया है और वो प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट हुआ था पास्ट में, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है, तो हम ये पता कर लेंगे कि 4 लेन एक रोड प्रोजेक्ट को 1 किलोमीटर कंप्लीट करने में कितनी लगभग कॉस्टिंग आती है, जो पहले कहीं हो चुका है इन दी सिमिलर लोकेलिटी। और टाइम स्पान भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो हम पास्ट का जो डेटा देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का वो 20 साल पुराना देख रहे हैं। हमको 1-2 साल का ही टाइम स्पान लेके चलना है। तो हमने क्या करा? हमने ये पता कर लिया कि 1 किलोमीटर की रोड को डेवलप करने में, डमी एग्जाम्पल मान लो, 100 रुपीज लग रहे हैं, और अभी जो नया प्रोजेक्ट आया वो कितने का आ रहा है? 200 किलोमीटर का आ रहा है। तो हम जो पुराना कंस्ट्रक्शन हुआ, जो कम कुछ आसपास के ही टाइम में, आसपास की ही लोकेलिटी में 100 रुपीज में डेवलप हुआ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना रुपीज आया? 20,000 रुपीज आया। इस तरह से हमने एक नए प्रोजेक्ट का पुराने प्रोजेक्ट के कंपैरिजन की मदद से उसका एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट या प्रिलिमिनरी एस्टीमेट की मदद से एक एस्टिमेटेड कॉस्ट, प्रोबेबल कॉस्ट हमने पता करी। सो इस तरह से ये किया जाता है। अब अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग तुलना करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं कोई इरिगेशन कैनाल की, तो कैनाल में थोड़ी कि हम उसमें 4 लेन की बात करेंगे या स्टूडेंट की बात करेंगे, अलग अलग कंडीशंस है। बिल्डिंग है तो अलग तरीके से कंपैरिजन देखना पड़ेगा, पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। इरिगेशन कैनाल है तो हम पर कैचमेंट एरिया बेसिस पे देख सकते हैं, या पर किलोमीटर कितना हमें कैनाल लंबी डेवलप करनी उस पर हम देख सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए कि स्कूल प्रोजेक्ट है तो पर स्टूडेंट बेसिस पे कर सकते हैं। हॉस्पिटल है या हॉस्टल है तो पर रूम बेसिस या पर स्टूडेंट बेसिस पर कर सकते हैं, या हॉस्पिटल है तो पर बेड बेसिस पे करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से एक बार समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में या तो प्लिंथ एरिया या क्यूबिकल कंटेंट या यूनिट आइटम के बेसिस पर किया जाता है। इस पर कैसे वर्कआउट करते हैं ये हमारे अगले 3 एस्टीमेट है, तो वहां डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। अगला आता है रोड प्रोजेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, पर किलोमीटर बेसिस। 1 किलोमीटर की रोड बनाने में कितना खर्चा आया और अब कितने किलोमीटर करना है। अगला है कैनाल का, पूछेंगे तो आंसर होगा पर किलोमीटर या पर कैचमेंट एरिया बेसिस। कलवर्ट का पूछेंगे तो पर किलोमीटर बेसिस। कलवर्ट का मतलब है पुलिया, है ना। तो कहीं पर रोड जा रही है, नीचे से एक अंडरपास बनाना है तो हमें कलवर्ट बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं। हॉस्टल या हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल में पर बेड, हॉस्टल या स्कूल में पर स्टूडेंट बेसिस या पर रूम बेसिस पर किया जाता है। अगर स्कूल है तो पर स्टूडेंट बेसिस। अगर सीवरेज प्रोजेक्ट है, सीवर प्रोजेक्ट है, तो पर कैपिटा डिस्चार्ज या पर हेड बेसिस पर हम कर सकते हैं। और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है तो पर कैपिटा डिमांड। वाटर सप्लाई में पर कैपिटा डिमांड और सीवरेज में पर कैपिटा डिस्चार्ज, उल्टा मत कर देना।
क्लियर? तो दिस इज अबाउट दी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। नेक्स्ट चलते हैं। अब सेकंड है हमारा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया क्या होता है पहले वो समझते हैं। प्लिंथ एरिया का मतलब होता है कुर्सी क्षेत्रफल। प्लिंथ एरिया का वह एरिया होता है, जैसे मान लो ये आपका टोटल, ये हमारे पास यहां पर ये टोटल हमारे पास प्लॉट है, ठीक है, ये हमारे पास टोटल प्लॉट हो गया। अब इस टोटल प्लॉट में से अगर हम देखें तो ये जो इतना एरिया आपको दिख रहा है, ये इतना एरिया हमारा किस में चला गया, ये इतना एरिया हमारा ओपन एरिया रह गया। मे बी यहां पे वरांडा है, सर्कुलेशन स्पेस है, मे बी वॉटेवर, कोर्टयार्ड है, गार्डन है वहां पर, तो वो उतना हमने छोड़ दिया। तो जो रिमेनिंग एरिया आपको दिख रहा है, रिमेनिंग एरिया दिख रहा है यहां पर, रिमेनिंग मतलब ये वाला, जिसमें आपका जो दीवार है, ब्रिक वॉल है, वो ब्रिक वॉल भी उसमें कंसीडर होगी। उस एरिया को हम बोलेंगे प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया एक प्रभावी क्षेत्रफल होता है जिसमें मेनली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। इट इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसलिए जो प्लिंथ एरिया होता है बच्चों, प्लिंथ एरिया को हम बिल्ट अप एरिया भी बोलते हैं। प्लिंथ एरिया का एक और नाम क्या है बच्चों? बिल्ट अप एरिया। और इसका एक और नाम है, इसे कवर्ड एरिया भी कहा जाता है। बिल्ट अप एरिया, प्लिंथ एरिया, कवर्ड एरिया, इट इज इफेक्टिव एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। और इसमें जो सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वॉल होती है उसकी वो वॉल भी कंसिडर होगी। मतलब कुल मिलाकर प्लिंथ एरिया जो होगा उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा टोटल प्लॉट एरिया माइनस ओपन एरिया। अगर मैं प्लॉट में से ओपन एरिया माइनस कर दूं तो प्लिंथ एरिया आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला बन सकता है, एक और क्या बन सकता है? ये तो एक फॉर्मूला हो गया। ये जितना आपको यहां पर ये व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये इतना वाला पोर्शन दिख रहा है, इतना वाला पोर्शन दिख रहा है यहां पर, ये ग्रीन वाला जो व्हाइट वाला है, ठीक है, ये जिसको मैं डबल एक बार और शेड कर रहा हूं, ये वाला आपको दिख रहा है, ये हमारा पास क्या है? फ्लोर एरिया है जहां पर टाइल्स आएंगी। तो अगर मान लीजिए कि मैं फ्लोर एरिया में, कौन से एरिया में? फ्लोर में, जहां जहां टाइल्स आएगी उसमें अगर मैं वॉल का एरिया भी ऐड कर दूं तो मुझे प्लिंथ एरिया मिल जाएगा। मतलब प्लिंथ एरिया के दो फॉर्मूले, जितने में मकान में पूरे में टाइल्स आएगी प्लस दीवार का एरिया, वो प्लिंथ एरिया, या फिर प्लॉट माइनस ओपन, दोनों एक ही चीज है। जैसी कंडीशन हो वैसा निकाल लेंगे। सो ये जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट है, ये क्या है? पहली बात तो ये प्रिलिमिनरी एस्टीमेट की वैरायटी, बट ये किसमें लगेगा? बिल्डिंग प्रोजेक्ट में। क्योंकि बिल्डिंग प्रोजेक्ट में प्रिलिमिनरी एस्टीमेट हम तीन तरीके से करते हैं, या तो प्लिंथ एरिया के आधार पर, या क्यूबिकल कंटेंट के आधार पर, या फिर यूनिट आइटम के आधार पर। तो ये हो गया हमारा प्रिलिमिनरी एस्टीमेट की वैरायटी हो गई फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, रेसिडेंशियल और पब्लिक प्रोजेक्ट। प्लिंथ एरिया क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं उसे? बिल्टअप या कवर्ड एरिया। दो फॉर्मूले क्या है? पूरे प्लॉट में से ओपन माइनस कर देंगे तो प्लिंथ, या फ्लोर में वॉल का एरिया जोड़ देंगे तो प्लिंथ। मतलब प्लिंथ में वॉल का एरिया भी आता है। बस प्लिंथ में क्या नहीं आएगा? प्लिंथ में अगर मान लो कोई वरांडा है, बरामदा जो होता है वो है, कोर्टयार्ड है, बालकनी है, कोई प्रोजेक्शन निकला हुआ है बाहर बिल्डिंग के, वो चीजें उसमें कंसीडर नहीं होगी। छत के ऊपर जो टावर होता है जिसको ममटी बोलते हैं, छत के ऊपर, वो उसमें नहीं होगी। ये सारी चीजें मैं आपको आगे जब हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे प्लिंथ एरिया। अभी सिर्फ थोड़ा सा बेसिक लेवल पे समझना है प्लिंथ एरिया में क्या जोड़ेंगे क्या नहीं जोड़ेंगे, इस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं और उसको मैं डिटेल में आपको पूरा लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, उसको हम आगे देखेंगे इस चैप्टर के अंत में। और भी बहुत सारे एरिया होते हैं, एक तो प्लॉट एरिया हो गया, एक प्लिंथ हो गया, एक सुपर बिल्टअप होता है, एक कारपेट एरिया होता है, एक हमारे पास सर्कुलेशन एरिया होता है। तो वो सारे एरिया हम लास्ट में पढ़ेंगे एक साथ, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए सिर्फ हमें इतना याद रखना है, ठीक। तो एरिया ऑफ वॉल प्लिंथ में इंक्लूड करते हैं। दूसरा जो कैंटिलीवर प्रोजेक्शन है, बालकनी है, ममटी है, और जितना भी उसके आपके टेरेस के ऊपर कोई भी घर कोई रूम बना हुआ है टेरेस के ऊपर छत पर, वरांडा, कोर्टयार्ड, इनको इंक्लूड नहीं करते, आर नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। और प्लिंथ एरिया जब भी कैलकुलेट करेंगे हर फ्लोर का अलग अलग लिया जाता है। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है
अगर एक ही मंजिल है तो एक ही फ्लोर का होगा, बट अगर मल्टी स्टोरी है तो हर फ्लोर का अलग प्लिंथ एरिया काउंट होगा। इसमें ये ध्यान रखना है। मतलब अब एक और टर्म आती प्लिंथ एरिया रेशो। तो अब जैसे मान लो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है तो उसका हमारे पास प्लिंथ एरिया हो गया ग्राउंड फ्लोर का, फिर फर्स्ट फ्लोर है तो उसका भी प्लिंथ एरिया हो गया, अब मान लो सेकंड फ्लोर है उसका भी प्लिंथ एरिया हो गया। इतना टोटल हमारे पास दो ही फ्लोर है, ग्राउंड एक फर्स्ट एक सेकंड। तो अब इसमें मान लो इन सबको जोड़ लूंगा तो वो मेरे पास आ गया टोटल प्लिंथ एरिया। टोटल प्लिंथ एरिया, तो व्हाट इज प्लिंथ एरिया रेशो? जो भी हमारा टोटल प्लिंथ एरिया है, क्या है? टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल फ्लोर, सभी फ्लोर का अलग अलग निकालो और उसमें पूरे प्लॉट एरिया का डिवाइड कर दो, तो उसे प्लिंथ एरिया रेशो बोलते हैं। यानी अगर समझें तो हमारा जो मकान है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का है, मतलब उसमें एक ही फ्लोर है, तो जो उसका प्लिंथ एरिया होगा वो तो या तो प्लॉट के बराबर होगा, अगर ओपन एरिया नहीं है तो बराबर होगा, और ओपन एरिया है तो उससे कम होगा। मतलब प्लिंथ एरिया रेशो 1 से कम या बराबर होगा, हाँ या ना? अगर सिंगल स्टोरी मकान है तो जो प्लिंथ एरिया है, ओपन स्पेस है तो प्लिंथ एरिया कम हो जाएगा प्लॉट से, और ओपन स्पेस नहीं है, मान लो छोटा सा ही मकान है 600 स्क्वायर फीट का, कई बार नहीं देते हैं छोटे प्लॉट साइज के अंदर, तो बराबर हो सकता है। अगर मान लीजिए कि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे फ्लोर्स आ रहे हैं, तो ऐसे केस में प्लिंथ एरिया रेशो 1 से भी बड़ा होगा, क्योंकि उसमें फिर दूसरे फ्लोर के भी एड ऑन होंगे ना, तो प्लॉट तो उतना सही है बट प्लिंथ एरिया सारे फ्लोर का इकट्ठा करा वो ज्यादा हो जाएगा। तो मल्टी स्टोरी में प्लिंथ एरिया रेशो 1 से बड़ा होगा, और जो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर सिंगल स्टोरी मकान होगा उसमें 1 के बराबर या 1 से कम होगा। अब प्लिंथ एरिया एस्टीमेट की मदद से हम कैसे प्रिलिमिनरी एस्टीमेट या अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट या अप्रोक्सीमेट तरीके से एस्टीमेट कॉस्ट पता करते हैं। करना क्या है, उसी सेम लोकेलिटी में, उसी टाइम स्पान के आसपास अगर कोई एक बिल्डिंग सेम तैयार की गई है तो पहले उसका प्लिंथ एरिया पता कर लो, और फिर वो बिल्डिंग बन चुकी है तो उसकी कॉस्ट हमें पता होगी, उसमें जितना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आया उसमें उसके प्लिंथ एरिया का डिवाइड कर दो, तो हमें वो जो बिल्डिंग बन चुकी है पास्ट में 1-2 साल के अंदर उसका प्लिंथ एरिया रेट मालूम चल जाएगा, कितने रुपए लगे पर मीटर स्क्वायर उसको रेडी करने में। अब हम जो नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, जो प्रपोज्ड बिल्डिंग है, उसका प्लॉट तो हमें डिसाइडेड हो चुका होगा, उसमें ओपन स्पेस कितना रखना है वो भी डिसाइड हो गया होगा, तो उसके टोटल प्लॉट में से उसका ओपन एरिया माइनस कर देंगे तो प्लिंथ एरिया आ जाएगा, या फ्लोर एरिया में एरिया ऑफ वॉल जोड़ देंगे तो प्लिंथ एरिया आ जाएगा। तो पुरानी बिल्डिंग से निकालेंगे प्लिंथ एरिया रेट और नई बिल्डिंग का लेंगे प्लिंथ एरिया। जब पुराने के प्लिंथ एरिया रेट में नए के प्लिंथ एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट निकल के आएगी, और वो उस नई बनने वाली बिल्डिंग की प्रिलिमिनरी एस्टीमेट या प्लिंथ एरिया एस्टीमेट के द्वारा एक अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट कॉस्ट होगी। मतलब सबसे पहली स्टेप प्लिंथ एरिया रेट निकालो सिमिलर बिल्डिंग का जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हो चुकी है उसी लोकेलिटी में उसी टाइम स्पान के आसपास। कैसे निकालेंगे? उसकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय उसका प्लिंथ एरिया, तो आंसर आ गया x रुपीस पर मीटर स्क्वायर। अब जो नई बिल्डिंग बनने वाली है प्रपोज बिल्डिंग, उसका प्लिंथ एरिया निकालो, वो आ गया y मीटर स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें उस बिल्डिंग का अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट मालूम चल गया प्लिंथ एरिया एस्टीमेट के द्वारा। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक प्लॉट है, इसका डायमेंशन है 10x8 मीटर, उसमें ओपन एरिया है 20% और उसको रेडी करने में लगभग 5 लाख रुपीस, 50 है मतलब 5 लाख रुपीस उसको लगे। तो अगर सिमिलर बिल्डिंग बनाई जा रही है, प्लॉट साइज है 10x10 और ओपन एरिया है 30%, तो कितना उसकी कॉस्ट आएगी? सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अनदर सिमिलर बिल्डिंग? तो देखो पहले जो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी बात करते हैं, तो उसका जो प्लॉट एरिया है वो कितना है? 10x8 मतलब 80 मीटर स्क्वायर। इसमें हमारे पास ओपन एरिया कितना है? 20%।
तो हमारे पास उस बिल्डिंग का जो प्लिंथ एरिया होगा वो कितना आ जाएगा, ये 16 मतलब 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं, मतलब इसका 80%, मतलब 80% ऑफ 80, क्योंकि 20% ओपन है तो इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन 80% पे हुआ, तो वो आ गया 64 मीटर स्क्वायर। अब पहले उसका प्लिंथ एरिया रेट निकाल लेते हैं। वो कैसे मिलेगा, उसकी कॉस्ट कितनी आई है 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपीस में हमको डिवाइड करना होगा 5 लाख में किसका, 64 का। करते हैं डिवाइड, कितना आएगा, अगर हम 5 लाख में 64 का डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 7812.5 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया उस बनी हुई बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया रेट। अब जो नई बिल्डिंग है हमारी जो बनने जा रही है उसमें प्लॉट एरिया देखें तो वो कितना है, 10 इंटू 10 मतलब 100 मीटर स्क्वायर। वहीं पर उसका जो ओपन एरिया है वो कितना है, 30%। तो यानी कि उसका प्लिंथ एरिया कितना होगा, 70% 100 का, मतलब 70 मीटर स्क्वायर। और 70 मीटर स्क्वायर होगा तो हम यहां पर उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है अगर वो निकालेंगे तो जो उसका है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 70 इंटू 7812.5, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा इंटू 70, तो ये आ जाएगा 5,46,875 रुपीज। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये हमारे पास निकल कर आ गया प्लिंथ एरिया एस्टीमेट के मदद से उस नई बिल्डिंग का प्रपोज्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट। चलिए अब हम ऐसे ही अगला जो एस्टीमेट है हमारा क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट, पहले इसको समझ लेते हैं। क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट क्या होता है, देखिए क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट भी प्रिलिमिनरी एस्टीमेट ही है, बट ये भी बिल्डिंग के लिए यूज होता है। बट जैसे प्लिंथ एरिया एस्टीमेट है उसी का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है क्यूबिकल कंटेंट। क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हाइट भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो प्लिंथ एरिया है सिंपल है, क्यूबिकल कंटेंट बिल्डिंग का, जैसे किसी भी बिल्डिंग का हमें क्यूबिकल कंटेंट निकालना है तो उस बिल्डिंग का हमने जो प्लिंथ एरिया है, ये मान लो कौन सा एरिया हो गया था हमारा, प्लिंथ एरिया। अब अगर इस प्लिंथ एरिया में जो ये बिल्डिंग की हमारे पास हाइट है और यहां तक की भी हाइट थोड़ी आधी हम काउंट कर लेंगे, ये जो ऊपर का रूफ है इसकी आधी हाइट ले लेते हैं, तो इस हाइट में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा बिल्डिंग का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी क्यूबिकल कंटेंट का मतलब क्या होता है, क्यूबिकल कंटेंट का मतलब होता है प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग इनटू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये इसका मेन फॉर्मूला है। और या फिर मान लीजिए अगर टेरेस की हाइट भी दे रखी है तो ये हो जाएगा प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की हाइट है, और प्लस हाइट जो टेरेस की हाइट है, जो टेरेस की पैरापेट वॉल होती है उसका आधा लेंगे। अगर पैरापेट वॉल, पैरापेट समझते हैं जो छत होती है उसकी जो दीवार होती है, बाउंड्री वॉल छत की, तो पैरापेट वॉल की हाइट भी दी रखी क्वेश्चन में तो उसका आधा लेंगे, और वो नहीं है तो सीधे बिल्डिंग की हाइट दे रखी उसका प्लिंथ एरिया में मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या करेंगे यहां पर, क्योंकि क्या होता है आप जानते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें हर फ्लोर की हाइट अलग अलग होती है, तो हाइट को कंसीडर कर रहा है क्यूबिकल कंटेंट, तो उससे ज्यादा सही रिजल्ट आएगा कब, जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी। तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए यूज किया जाने वाला एस्टीमेट है। अगर सिंगल स्टोरी मकान है तो आप दोनों यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मल्टी स्टोरी है तो क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट फिर ज्यादा अच्छा होता है। यहां पे अगर हम नेक्स्ट देखें तो कैसे करते हैं इसको, जो भी उसी लोकेलिटी में उसी टाइम स्पान पर कोई अगर बिल्डिंग बनी है तो उसका पहले आप क्यूबिकल
कंटेंट निकाल लो उस बिल्डिंग का, क्यूबिकल कंटेंट रेट कैसे निकालेंगे, उसका कॉस्ट आपको पता होगा, उसका क्यूबिकल कंटेंट निकालो, हाइट इनटू प्लिंथ एरिया, उससे x रुपीस पर क्यूबिक मीटर आ गया, ये आ गया हमारा प्लिंथ क्यूबिकल कंटेंट रेट। और जो नई बिल्डिंग बनने वाली है उसके प्लिंथ एरिया का, उसकी हाइट जो भी प्रपोज्ड हाइट है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें उसका क्यूबिकल कंटेंट आ जाएगा। अब जो नई बिल्डिंग है उसके क्यूबिकल कंटेंट में पुरानी उसी लोकेलिटी में उसी टाइम स्पान में बनी एक बिल्डिंग का क्यूबिकल कंटेंट रेट का मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास जो है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, वो भी क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट की मदद से एस्टीमेटेड कॉस्ट निकल कर आ जाएगी उस प्रोजेक्ट का। क्लियर है? अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये मेनली कब यूज करते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, ये हम तभी यूज करते हैं जब आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, तो उसमें बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। इसका न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। एक बिल्डिंग है, उसका प्लॉट एरिया इतना और हाइट है इतनी, वो 10 लाख में बनी है, तो हमें कॉस्ट बतानी, सिमिलर बिल्डिंग जिसका प्लॉट 10 बाय 10 का है और हाइट 4 मीटर है और पैरापेट वॉल की हाइट 2 मीटर है, दोनों केस में ओपन एरिया 20% है, दोनों केस में। तो अब जैसे मान लो हम ओल्ड बिल्डिंग की बात करें, तो ओल्ड बिल्डिंग के अंदर प्लॉट एरिया कितना है, 80 मीटर स्क्वायर, ओपन कितना है 20%, तो प्लिंथ एरिया कितना हो जाएगा, प्लिंथ एरिया हो जाएगा 80%, क्योंकि 20% ओपन है, तो ये आ गया हमारे पास 64 मीटर स्क्वायर। अब उस बिल्डिंग का हम क्यूबिकल कंटेंट निकाल लें, तो जब क्यूबिकल कंटेंट निकालेंगे तो उसका जो एरिया इनटू उसमें बिल्डिंग में हाइट कितनी है, उसकी हाइट है हमारे पास 5 मीटर, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 64 इंटू 5, ये आ गया 320 क्यूबिक मीटर। तो अब क्यूबिकल कंटेंट रेट अगर हम निकालें तो कॉस्ट कितनी है, 10 लाख। तो अब अगर हम इसमें 10 लाख में अगर हम डिवाइड कर दें 320 का, तो ये आएगा लगभग 3125 रुपीस पर क्यूबिक मीटर। अब जो नई बिल्डिंग हमें बनने वाली है, अब उसकी बात करते हैं, जो प्रपोज बिल्डिंग है जिसका हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी है। तो उस बिल्डिंग के अंदर उसका जो प्लॉट एरिया है वो कितना है, 10 बाय 10, मतलब 100 मीटर स्क्वायर, उसमें ओपनिंग कितनी है 20%, तो ओपन है 20%, तो उसका जो प्लिंथ एरिया होगा वो कितना होगा 80%, इसका मतलब 80 मीटर स्क्वायर। अब उस बिल्डिंग का अगर मैं क्यूबिकल कंटेंट निकालूं नई बिल्डिंग का, तो एक तो उसका प्लिंथ एरिया आएगा, उसकी हाइट कितनी दे रखी 4 मीटर बिल्डिंग की, और साथ में बिल्डिंग के ऊपर जो पैरापेट वॉल है उसकी भी हाइट दे रखी 2 मीटर और 4 मीटर। ये तो आपको बताया था जब भी ऐसी कंडीशन हो तो इसके आधे तक जाएंगे, मतलब 4 और ये 1, ये पैरापेट का आधा लेंगे, तो 4 + 1 5 मीटर, तो ये 5 हो गया, मतलब ये कितना आ गया 400 मीटर क्यूब आ गया, क्यूबिक मीटर। अब हमें उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना है, तो इसका जो क्यूबिकल कंटेंट है, मतलब जो 400 है, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3125 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 12,50,000 रुपीज। दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसमें बात आती है कि सर पैरापेट की हाइट आधी क्यों लेते हैं, इसका रीजन ये है कि आप देखो जितना हमने वॉल्यूम लिया उस जगह तो आपका आरसीसी वर्क, रूफिंग, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे काम होने, बट टेरेस पर, छत पर देखें तो वहां तो इतना ज्यादा काम होना नहीं है। छत पर सिर्फ क्या होगा, पैरापेट वॉल बनेगी और साथ में फ्लोरिंग होगी, रूफ पे जो छत है टेरेस वहां पे फ्लोर बनेगा बस, बहुत आरसीसी वर्क ये सब चीजें थोड़ी आएंगी, पेंटिंग प्लास्टरिंग इतना नहीं आएगा, तो उसका पूरा कंसिडरेशन लेने की जरूरत नहीं, इसलिए उसका हाफ लिया जाता है। क्लियर? तो ये हमारा यहां पे जो हमने कवर किया वो है क्या, क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट, अभी हमने समझा। ठीक है,
और ये मेनली कब यूज करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर है तो क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट ज्यादा अच्छा माना जाता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से। अब नेक्स्ट हम यहां पर कवर करेंगे अगला अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट एंड हमने ये डिस्कस किया कि क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट जो है वो आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उस कंडीशन में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा एस्टिमेट है, एंड नेक्स्ट एस्टिमेट इज नेक्स्ट एस्टिमेट इज अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट भी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट की एक वैरायटी है, बट ये किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। क्यूबिकल कंटेंट एंड प्लिंथ एरिया सिर्फ बिल्डिंग में यूज हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी सभी प्रोजेक्ट में यूज हो सकता है। जो हमने, अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में प्रिलिमिनरी में बात किया था कि अगर कैनाल है तो पर कैचमेंट एरिया या पर किलोमीटर बेसिस, कल्वर्ट है तो पर किलोमीटर। तो यहां पर ये जो चीज है, इसी प्रोसेस को अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट कहा जाता है। तो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी के दो नाम और हैं, एक तो यूनिट क्वांटिटी एस्टिमेट और एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी और एक टोटल क्वांटिटी, तीन नाम है। तो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट, दूसरा हमारे पास इसका नाम है यूनिट क्वांटिटी एस्टिमेट और टोटल क्वांटिटी एस्टिमेट। तो टोटल यहां पर हमारे पास इसके तीन नाम हैं। इसमें जैसे कोई दूसरे प्रोजेक्ट है, जैसे मान लो स्कूल है, हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, रोड है, कैनाल है, तो वहां पे कैसे करेंगे, पर स्टूडेंट बेसिस या पर हेड बेसिस या पर रूम बेसिस। वाटर सप्लाई है तो पर कैपिटा डिमांड, अगर सीवरेज प्रोजेक्ट है तो पर कैपिटा डिस्चार्ज, इस तरह से। वहीं पर अगर कोई बिल्डिंग है तो वहां पर इस तरह से कर सकते हैं कि जो आपकी टोटल यूनिट से बीम कितनी है, तो मान लीजिए पूरे बिल्डिंग में 10 बीम है, 4 कॉलम प्रपोज्ड हैं, एक फाउंडेशन प्रपोज्ड है। तो वहां पर पास्ट में कोई बिल्डिंग जो बनी हुई है सिमिलर लोकेलिटी में और सेम कंडीशन में, उसमें एक एक एलिमेंट की कॉस्टिंग पहले पता कर लेते हैं कि मान लो 10 मीटर लंबी बीम बनने में कितना कॉस्टिंग आया, तो 1 मीटर के लिए इतना लगभग आएगा बीम की कॉस्टिंग। तो अब जो बीम हमें बनानी है वो 6 मीटर की बनानी है, तो ऐसी 2 बीम बननी है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि पास्ट में हमने कोई बिल्डिंग बनाई है, उसमें जितनी भी बीम्स बनी उन सबकी लंबाई को जोड़ लेंगे। तो मान लीजिए वो 20 मीटर हो गई सारी बीम्स की लंबाई, उसमें कॉस्ट जितनी है उसका डिवाइड कर देंगे। तो पर यूनिट लेंथ बीम्स का, पर यूनिट कॉलम, पर यूनिट स्लैब, पर यूनिट फाउंडेशन, पर यूनिट लेंथ ब्रिक वॉल, ऐसे सबकी कॉस्टिंग निकाल लेंगे। और फिर प्रपोज्ड बिल्डिंग में जितना वॉल की लंबाई लगनी है, जितना बीम की लंबाई होनी, जितना स्लैब की होनी, जितना कॉलम की होनी, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस तरह से हम बिल्डिंग प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी के आधार पर एस्टिमेट कॉस्ट निकाल सकते हैं। मतलब वॉल है, प्लास्टर है, बीम है, कॉलम है, तो टोटल लेंथ कितनी हो रही है बीम्स की या कॉलम की या ब्रिक की, और 1 मीटर में कितना लगभग आता है। तो 1 मीटर के लिए हमने सिमिलर बिल्डिंग से पता कर लिया जो बनी हुई है, और इस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट में कितना होना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट के मेनली आपको नाम याद रखने हैं, टोटल क्वांटिटी, यूनिट क्वांटिटी और अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, और ये सभी प्रोजेक्ट के लिए। अगर एफिशिएंसी हम वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो है वो क्यूबिकल कंटेंट माना जाता है, देन प्लिंथ एरिया, और उसके बाद जो होता है वो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट होता है। तो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी है वो किसकी है, वो है क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट की। एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। अब है हमारा अगला एस्टिमेट जो कि है डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट कब करते हैं, जब हमारा स्टेज 1 एस्टिमेट हो जाता है और हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिल जाता है। तो टेक्निकल अप्रूवल या टेक्निकल सैंक्शन प्राप्त करने के लिए जो हम एस्टिमेट करते हैं उसे डिटेल्ड एस्टिमेट कहा जाता है। डिटेल्ड एस्टिमेट को बच्चों ध्यान रखना, इसको स्टेज 2 एस्टिमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टेज 2 एस्टिमेट। क्या कहा जाएगा इसे, इसको हम बोलेंगे स्टेज 2 एस्टिमेट। ये मोस्ट एक्यूरेट है क्योंकि इसमें हर बारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसके दो नाम हो रहे हैं, इसको आइटम रेट भी बोलते हैं या यूनिट प्राइस एस्टिमेट भी कहा जाता है। इसमें कंटीजेंसी उतनी ज्यादा नहीं लेनी पड़ती, तो इसमें कंटीजेंसी हम जो लेते हैं वो 3 to 5% लेते हैं ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। अब जो डिटेल्ड एस्टिमेट बनाएंगे, जो स्टेज 2 एस्टिमेट बनता है, इसको बनाने के बाद हमें क्या मिलेगा या क्यों बनाया जाता है, तो उसका पर्पस है टेक्निकल अप्रूवल या टेक्निकल सैंक्शन के लिए। अब इसको जब बनाते हैं तो 2 स्टेप्स में बनाया जाता है।
पहली स्टेप में तो हम क्या करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी ड्राइंग को देखकर उसमें जितने भी वर्क के आइटम इन्वॉल्व है उन सबकी टोटल क्वांटिटी पता करेंगे, मतलब क्वांटिटी ऑफ आइटम्स और वर्क पता करेंगे। और वो जो पहली स्टेप है उस पहली स्टेप को बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। आपने पढ़ा भी होगा ये सेंटर लाइन मेथड या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल या पार्टली सेंटर लाइन पार्टली लॉन्ग वॉल मेथड, अगर आपने नाम सुना हो, 3 मेथड्स होती हैं, इनका हम यूज करते हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट में जितने भी आइटम्स या वर्क इन्वॉल्व हैं, जैसे अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, सीमेंट कॉन्क्रीट फाउंडेशन, सोलिंग वर्क, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक, ये हमने सब यूनिट नंबर 1 जो पढ़ी थी उसमें जहां पे हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़े थे, वहां हमने सारे वर्क डिस्कस किए थे। डीपीसी वर्क, देन आरसीसी वर्क, आरबी वर्क, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, वुडन वर्क, स्टील एंड आयरन वर्क, ग्लेजिंग वर्क, स्कर्टिंग, डाडो, स्टोन्स वर्क, ये सारे जितने भी वर्क होते हैं, पेंटिंग, वार्निशिंग, डिस्टेमरिंग, इन सब वर्क की कितनी क्वांटिटी हमें करनी है वो हम यहाँ पे पहले मेजर करते हैं यूजिंग सेंटर लाइन मेथड या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। और रोड प्रोजेक्ट अगर है तो उसकी अपनी मेथड्स हैं, जैसे आपका मीन सेक्शनल फॉर्मूला, मिड ऑर्डिनेट रूल, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, देन ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, सिम्पसन्स 1/3 फॉर्मूला। तो ये जो सर्वेइंग के अंदर हम पढ़ते हैं वही यहां पर रोड एस्टिमेट के अंदर भी आ जाते हैं। तो रोड में अपने मेथड्स है और बिल्डिंग के लिए 2 मेथड है, सेंटर लाइन एंड लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। तो यहां पर जो टेबल बनती है वो टेबल कैसी बनती है, पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम जो भी हमने अलग अलग हेडिंग पढ़ी थी, फिर नंबर, देन लेंथ, देन विड्थ, देन हाइट। ये पूछते हैं ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन क्या है। तो हमेशा जब भी हम डायमेंशन को मेजर करेंगे या उन्हें रिकॉर्ड में लिखेंगे तो सबसे पहले लेंथ ही लिखेंगे, फिर उसके बाद विड्थ, फिर उसके बाद हाइट। तो ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन है लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट। पहले लेंथ मेंशन होगा, अगर कहीं पर भी जैसे हमने लिखा है 2 क्रॉस 0.8 क्रॉस 0.7 मीटर, तो इसका मतलब ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, ऐसा स्टैंडर्ड है। देन उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे चारों को, नंबर को भी, तो क्वांटिटी आएगी। फिर उसकी यूनिट क्या है, अगर मान लीजिए वो चीज स्क्वायर मीटर में मेजर होती है और थिकनेस फिक्स्ड है तो थिकनेस को हम ब्लैंक छोड़ देंगे तो वहां स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अगर वो चीज की लेंथ विड्थ डेप्थ यानी हाइट तीनों चीज मेंशन होती है, वो वॉल्यूमेट्रिक वर्क है तो क्यूबिक मीटर लिख देंगे। अगर वो लीनियर वर्क है तो ये दोनों चीजें ब्लैंक हो जाएंगी, सिर्फ लेंथ मेंशन करेंगे और फिर उसको रनिंग मीटर लिख देंगे। फिर यहां पे रिमार्क लिखते हैं, एग्जाम में पूछा गया है रिमार्क का पर्पस क्या होता है। रिमार्क का पर्पस होता है क्रॉस चेक पर्पस, क्रॉस चेक करना कुछ गलती तो नहीं हुई एंट्री में। अगर आपको थोड़ा बहुत सेंटर लाइन या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड पता हो तो जब हम सेंटर लाइन की लेंथ या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की लेंथ निकालते हैं तो उसका हमें वहां पे फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, तो वो यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं और यहां एंट्री करते हैं। तो जो चीफ इंजीनियर है या जो असिस्टेंट इंजीनियर है या जो एग्जीक्यूटिव है वो बाद में अगर चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये कौन बनाएगा, ये जूनियर इंजीनियर बनाएगा, इंजीनियर इंचार्ज बनाएगा या असिस्टेंट इंजीनियर बनाएगा। तो जो ऊपर आपके इंजीनियर्स होंगे जो आपके ऊपर लेवल पर आते हैं तो वो इसको चेक करेंगे रिमार्क को कि आपने सही मेजरमेंट किया या नहीं। तो ये क्रॉस चेक पर्पस के लिए होता है। जब हमारे पास सभी आइटम्स का क्वांटिटी आ जाएगा तो अब क्या करेंगे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, 3rd यूनिट हमारी यही है। देन 4th यूनिट में हम पढ़ते हैं रेट एनालिसिस। उसमें हम क्या करते हैं, फिर जितने भी वर्क हमने यहां मेंशन किए हैं उन सब वर्क को करने में 1 क्यूबिक मीटर या 1 स्क्वायर मीटर या 1 मीटर, मतलब पर यूनिट क्वांटिटी उसको करने में कितना कॉस्टिंग आ रही है, वो कहलाता है उस पर्टिकुलर डिफरेंट वर्क्स का रेट कहलाता है, रेट पर यूनिट आइटम, रेट पर यूनिट आइटम। क्लियर है। और जब उस रेट को वो हम फाइंड आउट करना सीखेंगे 4th चैप्टर में, पर यूनिट आइटम कितनी कॉस्टिंग आ रही है, और यहां पर हम क्वांटिटी पता कर चुके हैं तो क्वांटिटी को उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे उस वर्क के, तो हमारे पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी उस वर्क की। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमने ये पता कर लिया कि एक पर्टिकुलर कोई वर्क है, जैसे मान लो ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क है सुपर स्ट्रक्चर में, तो वो होने वाला है सपोज मान लीजिए 20 क्यूबिक मीटर। फिर हम 4th यूनिट में ये सीखेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर करने के लिए कितना हमारी कॉस्टिंग आती है, मान लो वो 100 रुपीज आती है, तो ये 100 रुपीज पर क्यूबिक मीटर ये ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर का रेट कहलाएगा।
और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास यहां पर ये टेबल डेवलप होगी और इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट। यहां पे सीरियल नंबर, जितने आइटम्स यहां मेंशन थे सभी आइटम्स यहां आ जाएंगे। उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो था वो यहां लिख देंगे, क्यूबिक मीटर या स्क्वायर मीटर। क्वांटिटी जो भी थी वो 20 क्यूबिक मीटर यहां आ गया। रेट जो है हमारा 100 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, वो हम यहां लिख देंगे और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 2000 रुपीज आ गया। ब्रिक वर्क का इतनी कॉस्ट आ गई। ऐसे जितने भी वर्क है, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, हर वर्क की यहां क्वांटिटी, यहां यूनिट और कितना उसमें रेट लगेगा। किसका रेट? ऑफ द मटेरियल एंड लेबर्स, रिसोर्सेस जो लगेंगे, टूल्स एंड प्लांट, स्केप फोल्डिंग, फॉर्म वर्क, सेंटरिंग, शटरिंग, सब जो जो चीजें लगेंगी, पूरे रिसोर्सेस का रेट यहां पे लिख देंगे, कॉस्टिंग लिख देंगे। बट फॉर यूनिट आइटम, पर क्यूबिक मीटर या पर स्क्वायर मीटर या पर मीटर, यहां लिखते जाएंगे, वो रेट कहलाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। जब यहां पर जितने भी कॉस्ट आएगी सबको जोड़ लेंगे फाइनल, तो वो हमारा उस पूरे प्रोजेक्ट के जितने भी वर्क हैं सबका टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। नाउ अब क्या करेंगे, जो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर आया, अब लमसम आइटम भी बाकी बचे जो हमने पढ़े थे। तो लमसम आइटम में इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर सप्लाई, प्लम्बिंग, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिक फैन, वो सब मैंने आपको बताया था। दे आर 8%, 8%, 8% एंड 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो इसका वो सब अलग अलग परसेंट ले लेंगे। फिर उसमें आ जाता है कंटीजेंसी, 3 से 5% जो अभी बताया डिटेल्ड एस्टीमेट में। फिर उसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट्स ऐड करते हैं 10 से 15%। फिर एक वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट होता है 1.5 से 2%, वो ऐड करते हैं। लास्ट में वाटर चार्जेस ऐड करते हैं। ये जब सारे चार्जेस ऐड कर लिए, मिसलेनियस चार्जेस, उन सबको जब जोड़ देंगे तो फाइनल एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी यूजिंग डिटेल्ड एस्टिमेट प्रोसेस। क्लियर है? विस्तृत प्राकलन इसे कहा जाता है हिंदी में। क्या बोलते हैं? विस्तृत, मतलब डिटेल्ड में। क्लियर है? तो मेन पॉइंट ध्यान रखना है। इसको 2 स्टेप में करेंगे। पहली स्टेप का नाम मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट और दूसरी है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है समरी, तो कॉस्ट की समरी आ गई, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट। इसका नाम है स्टेज 2 एस्टिमेट। इसके 2 नाम हो रहे, आइटम रेट है यूनिट प्राइस एस्टिमेट। इसमें कंटीजेंसी 3 से 5% लेते हैं। यहां पे सारी कॉस्ट को जोड़ देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर आएगा। उसमें अदर चार्जेस जोड़ेंगे। सर वो कब बताओगे आप? जो भी आपने बोला कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ये सब वो मैं यूनिट नंबर 4 में आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब जाके हमारे पास फाइनल कॉस्ट आएगी। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा कंप्लीट एक सेशन जिसके अंदर हमने प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी एस्टीमेट और डिटेल्ड एस्टीमेट के बारे में पूरा डिटेल में समझा। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हमारे जो रिमेनिंग एस्टीमेट है, जैसे रिवाइज्ड एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड, एनुअल रिपेयर एंड एनुअल मेंटेनेंस एस्टीमेट और एक है स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर इसी तरह से आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मेरी टीम के साथ, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स फॉर एसएससी जेईई, तो सार्थक बैच एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप सभी एजेई एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहां पर विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नॉन टेक महापेक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें सभी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स एक ही कंप्लीट कोर्स के अंदर विद प्रॉपर पीडीएफ्स एंड क्वेश्चन बैंक ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप एसएससी जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हो चुकी है और आप मॉक टेस्ट सीरीज आप सर्च आउट कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएससी जे टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल है। लास्ट अगर आपने जो हमारा यूट्यूब चैनल पे जो भी अपडेट्स हैं और जो भी पीडीएफ है वो आपको मिलेगा एईसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर, तो इसको आप ज्वाइन करें, यहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।